दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ का ज़बरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम करेंगे पहला पार्ट 2016 से 2018 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है क्रॉनबेक की। किसकी परिभाषा है? क्रॉनबेक की। अब देखो, अन्य विद्वानों के अनुसार हम परिभाषा जानते हैं। ग्रीन के अनुसार विद्यालय कार्यक्रम की जांच के लिए, शैक्षिक सामग्री जांच के लिए, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक की जांच के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी किसकी परिभाषा है? मूल्यांकन की। किसके अनुसार? ग्रीन के अनुसार। अब अगली परिभाषा जानते हैं जेम्स एम ली के अनुसार। मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा और स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया के बजाय एक सकारात्मक प्रक्रिया है। अब देखो अगली परिभाषा जो हमारी क्वेश्चन में आई है क्रॉनबेक के अनुसार। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। और अगली परिभाषा है मूल्यांकन की क्यूलेन एवं हन्ना के अनुसार। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में परिणामों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो क्यूलेन व हन्ना के अनुसार क्या परिभाषा हुई हमारी? विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन में आई है वो क्या है? क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न हमारा, मापन क्या होता है? तो मापन होता है हमारा मात्रात्मक, क्योंकि मापन में एक मात्रा हमेशा होती है। इसकी व्याख्या देखो, मापन मेजरमेंट का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की विशेषताओं को संख्याओं में व्यक्त करना। यह मुख्य रूप से मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है, यानी यह बताता है कि कितना। उदाहरण देखो, राम ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? 75। तो ये हमारी मात्रा हुई। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और क्रियात्मक साइकोमोटर का मूल्यांकन करना है। ये केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता है। मतलब जो मूल्यांकन होता है वो केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को ही नहीं मापता है, बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों जैसे खेल, कला, संगीत और सामाजिक कौशल को भी शामिल करता है। मतलब मूल्यांकन के अंदर हम खेल का भी मूल्यांकन करते हैं, कला का भी करते हैं, संगीत का भी करते हैं और सामाजिक कौशल का भी मूल्यांकन करते हैं। अब देखो जो हमारे विकल्प हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतत मूल्यांकन क्या है? कॉन्टिन्यूस एवैल्यूएशन। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह व्यापक भी हो सकती है और नहीं भी। यह मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। क्या? सतत मूल्यांकन। आगे है हमारा क्या? दक्षता आधारित मूल्यांकन मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवेल्युएशन। ये क्या होता है? ये किसी विशेष कौशल या दक्षता में निपुणता का मूल्यांकन करता है। अगला है हमारा इकाई मूल्यांकन मतलब यूनिट एवेल्युएशन।
यह किसी एक इकाई या पाठ के पूरे होने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध किस पक्ष से होता है हमारा मूल्यांकन के? संज्ञानात्मक। किसने ये एक्सप्लेन किया है? ये हमारा बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत ज्ञान मतलब नॉलेज, बोध मतलब कॉम्प्रिहेंशन, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च स्तरीय कौशल आते हैं। किसके अंतर आते हैं? ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर क्या क्या आता है? अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, मूल्यांकन। अब आगे देखो इसकी व्याख्या। और ज्ञान मतलब नॉलेज, ये क्या होता है हमारा? तथ्य और जानकारी को याद रखना। बोध क्या होता है? कंप्रिहेंशन, जानकारियों को समझना और व्याख्या करना। और अनुप्रयोग क्या होता है हमारा? अनुप्रयोग होता है सीखे गए ज्ञान की नई परिस्थितियों में उपयोग करना। विश्लेषण मतलब एनालिसिस क्या होता है? संश्लेषण मतलब सिंथेसिस और मूल्यांकन मतलब एवेल्यूएशन भी इसी पक्ष के हिस्से हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है वार्षिक मूल्यांकन। मतलब जब हमारा सत्र समाप्त होता है तो वार्षिक मूल्यांकन होता है, जैसे हमारी स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं होती थी। इसकी व्याख्या देखो। वार्षिक मूल्यांकन एनुअल एवेल्युएशन का योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव एवेल्युएशन शैक्षिक सत्र के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के अंतिम सीखने के परिणाम मतलब लर्निंग आउटकम्स का आकलन करना, ग्रेड देना और अगली कक्षा में प्रोन्नति करने का निर्णय लेना होता है, जैसे हमारा वार्षिक परीक्षा। अब देखो विकल्पों की व्याख्या। सतत मूल्यांकन क्या है हमारा? यह पूरे सत्र में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? यह किसी विशिष्ट कौशल में प्रवीणता का मूल्यांकन करता है। और हमारा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वार्षिक मूल्यांकन जो सत्र के अंत में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो हम प्रयोग किस में करते हैं? विज्ञान में भी करते हैं, भूगोल में भी और कृषि में भी प्रयोग करते हैं। तो किस में होगा प्रायोगिक मूल्यांकन? विज्ञान, भूगोल और कृषि में। अब व्याख्या देखो। प्रायोगिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल एवेल्युएशन उन विषयों में होता है जहां प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स और व्यावहारिक कार्य मतलब प्रैक्टिकल वर्क महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखो, विज्ञान में कैसे हम प्रयोग करते हैं। विज्ञान में क्या होता है? इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल हैं जहाँ प्रयोग अनिवार्य होते हैं। और भूगोल में कैसे प्रयोग होता है हमारा? इसमें मानचित्र बनाना और क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है, ठीक है, भूगोल में। और बाकी पृथ्वी से संबंधित मतलब सब भूगोल में तो आता है, सब प्रैक्टिकल के द्वारा ही सीखते हैं। और कृषि, कृषि में कैसे प्रयोग का कैसे हम प्रायोगिक करते हैं प्रयोग? इसमें खेतों में व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं, जैसे खेती कैसे की जाती है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, धान के पौधे कैसे लगाए जाते हैं, सब प्रयोग के द्वारा ही सीखते हैं। ये सभी विषय साधारणतः ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान पर भी जोर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण हमारा कैसा होगा? विश्वसनीयता भी होगा, वस्तुनिष्ठता भी होगा और वैधता भी होगा, लेकिन कठोरता नहीं होगा। एक उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषता है हमारी? सबसे पहले वैधता मतलब वैलिडिटी। परीक्षण को वही मापना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए गणित की परीक्षा को गणित के ज्ञान का ही मापन करना चाहिए। अब देखो हमारे उत्तम परीक्षण की दूसरी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। परीक्षण के परिणाम एक ही व्यक्ति पर बार बार समान होने चाहिए। मतलब किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो बार बार एक ही जैसी आनी चाहिए, जिन्हें ये अलग अलग आ रही है। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। परीक्षण के अंकों पर परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब परीक्षक होता है उसके विचारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए किस पे?
हमारे परीक्षण के परिणामों पे। और अगला क्या है, कठोरता रिजिडिटी। ये हमारी परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या कठोरता रिजिडिटी हमारी परीक्षण की विशेषता नहीं है, यह एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ना परीक्षण ना तो बहुत कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत आसान। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है, छात्रों के प्रारंभिक मूल्य का ज्ञान का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन में। तो व्याख्या देखो, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं हम, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनकी प्रगति को ट्रैक किया जा सके और शिक्षण रणनीतियों को समायोजित किया जा सके। यह छात्रों की कमजोरियों और ताकत को पहचानने में मदद करता है, विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। अब है आकलित मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट। यह क्या होता है, यह शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है। कौन सा, आकलित मूल्यांकन, जैसे परीक्षा या अंतिम मूल्यांकन, और इसके उद्देश्य समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ना कि प्रारंभिक ज्ञान का। तो प्रारंभिक ज्ञान का इसमें नहीं होता है, ठीक है। किसमें होता है, हमारे रचनात्मक मूल्यांकन में। अब देखो रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान, किसमें, रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का और समझ का मूल्यांकन करना है, ताकि उनकी प्रगति को ट्रैक किया जा सके और शिक्षण रणनीतियों को समायोजित किया जा सके। अब अगला विकल्प की हम व्याख्या देखते हो क्या है। अगला क्या है हमारा, मौखिक मूल्यांकन। क्या है हमारा, मौखिक मूल्यांकन मतलब ओरल असेसमेंट। यह मूल्यांकन का एक तरीका है जो मौखिक प्रश्नों या चर्चा पर आधारित हो सकता है, लेकिन ये विशेष रूप से प्रारंभिक ज्ञान के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है मौखिक मूल्यांकन। एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा प्रारंभिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना होता है। और अगला विकल्प है हमारा दक्षता मूल्यांकन मतलब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ये क्या होता है, यह विशिष्ट कौशल या दक्षताओं का मूल्यांकन करता है जो प्रारंभिक ज्ञान से अधिक विशिष्ट और परिणाम उन्मुख होता है। दक्षता मतलब किसी भी क्षेत्र में दक्षता हो सकती है हमारी, किसी खेल में दक्षता हो गई या कोई और दक्षता हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों का संबंध मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या होता है, भावात्मक। कैसे होता है भावात्मक, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार भावात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन उन सभी पहलुओं से संबंधित है जिसमें भावनाएं, रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों मतलब एटीट्यूड्स और मूल्यों का विकास शामिल है। उदाहरण के लिए देखो, किसी विषय के प्रति रुचि, सामूहिक कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण किसमें आती है, भावात्मक पक्ष में। अब देखो अन्य विकल्पों का विश्लेषण और क्वेश्चन में दिए हुए हैं। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन। इसके अंदर क्या आता है, ज्ञान, समझ, बौद्धिक क्षमताएं और विचार करने की प्रक्रिया संबंधित होती है, किससे, संज्ञानात्मक पक्ष से। और भावात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा सही उत्तर है उसमें क्या दिया गया है, देखो रुचि, भावनाएं, दृष्टिकोण, संवेग, मूल्यबोध और मनोवृत्तियों से जुड़ा होता है। अगला है कौशलात्मक पक्ष मतलब साइकोमोटर डोमेन। ये क्या होता है, विद्यार्थियों के शारीरिक कौशल, क्रियात्मक दक्षता और व्यवहारिक क्षमताओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, प्रश्न पत्र निर्माण से। अब क्वेश्चन पत्र जो हमारे टीचर लोग बनाते हैं, आगे चल के हम भी बनाएंगे, तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखो, ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। यह एक विशेष सारणी या योजना होती है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाते समय विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या को सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है। ब्लूप्रिंट यह निश्चित करने में मदद करता है कि दिए गए विषय में ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग जैसे उद्देश्यों के आधार पर कितने प्रश्न चुने जाने हैं और
उसे प्रकरण तथा प्रश्नों के प्रकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब देखो विकल्पों के विश्लेषण में क्या क्या दिया हमारा। क्रियात्मक शोध देखो क्या होता है। क्रियात्मक शोध तात्कालिक समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने पर केंद्रित करता है। तो वैज्ञानिक तरीके से हल किसके द्वारा करते हैं हम? क्रियात्मक शोध के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हल करते हैं? क्रियात्मक शोध के द्वारा। अब नवाचार क्या है हमारा? नवाचार शिक्षा प्रणाली, इसमें क्या होता है? नवाचार शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से नए विचारों, कार्यक्रमों, विधियों और साधनों का प्रयोग होता है। जो हम वर्तमान में प्रणाली यूज कर रहे हैं वो नवाचार शिक्षा प्रणाली है। और उपचारात्मक शिक्षण क्या है हमारा? इसके अंदर क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। मतलब छात्रों की जो गलतियां होती हैं वो हमें पता लगती हैं, फिर हम उनका इलाज करते हैं। इलाज मतलब उपचार, तो वो शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। अब व्याख्या देखो इसकी। जब शिक्षक मूल्यांकन या परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की त्रुटियों मतलब एरर्स और कमजोरियों, वीकनेस की पहचान लेता है, तो उन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब देखो जो हमारे विकल्प दिए हुए हैं प्रश्न में उनका हम विश्लेषण करते हैं। निदानात्मक शिक्षण क्या है? मतलब डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों और त्रुटियों की पहचान करना होता है, लेकिन इससे हम दूर नहीं करते हैं। ठीक है, दूर किससे करते हैं? उपचारात्मक से। निदानात्मक से सिर्फ हम पहचान करते हैं। और नवाचारी शिक्षण मतलब इनोवेटिव टीचिंग क्या है? इनोवेटिव टीचिंग मतलब नवाचारी शिक्षण में शिक्षक पारंपरिक तरीकों से हटकर नई नई तकनीकें, नई नई विधियां और रचनात्मक उपाय अपनाता है ताकि शिक्षण अधिक से अधिक रोचक लगे और प्रभावी और उपयोगी बन सके। किसमें? नवाचारी शिक्षण। नवाचारी का मतलब है नई शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण हमारा जो सही उत्तर क्या है? रेमेडियल टीचिंग। इसका उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का विद्यार्थियों की त्रुटियों और कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है हमारा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, एक किसका कथन है? यह है हमारे रॉस महोदय का। तो रॉस के अनुसार जब हम किसी त्रुटि या समस्या को होने के बाद पहचान कर उसका निदान करते हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है। यदि हम पहले से ही सावधानी प्रिवेंशन बरत लें और समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही रोक दें तो यह निदान का सर्वोच्च स्तर कहलाता है। तो इसलिए रॉस महोदय ने क्या कहा है? बचाव मतलब प्रिवेंशन निदान का उच्चतम स्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग किसने किया था? किसने किया था शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान? स्टीफन एम कोने ने। इसकी व्याख्या देखो। तो क्रियात्मक अनुसंधान था मतलब एक्शन रिसर्च, इसकी संकल्पना सर्वप्रथम कर्ट लेविन ने 1946 में दी थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन फील्ड में इसका प्रयोग सबसे पहले और व्यवस्थित रूप से किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। कोरे का मानना था कि शिक्षक केवल शोध के उपभोक्ता कंज्यूमर्स ना रहे बल्कि स्वयं शोधकर्ता मतलब रिसर्चर बनकर अपनी कक्षा की समस्याओं को हल करें। ठीक है, ये किसने कहा था? हमारे कोरे महोदय ने। और कोरे ने देखो अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज। इसमें इनने 1953 में इस विचार को स्पष्ट किया है कोरे ने। प्रश्न 14 देखो क्या है हमारा, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध। तो कार्य क्षेत्र में समस्याओं को कारणों को जानने के लिए समाधान कौन सा होता है? क्रियात्मक शोध के द्वारा। व्याख्या देखो हमारी, क्रियात्मक शोध मतलब एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस एक्शन रिसर्च मतलब क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं? समस्या की पहचान भी करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, और कारणों का पता लगाना मतलब फाइंड द कॉजेज, तुरंत समाधान खोजना लागू करना मतलब अप्लाई सॉल्यूशन इन द वर्क प्लेस। जो हमारा क्रियात्मक शोध होता है
विशेष रूप से कक्षा, विद्यालय, संस्था या किसी विशेष कार्य क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता जैव शिक्षक स्वयं ही शोध करता है और समस्या का व्यवहारिक समाधान भी निकालता है। अब अन्य विकल्प देखो हमारे क्या क्या थे। मौलिक विकल्प मतलब मौलिक शोध, फंडामेंटल रिसर्च, ये क्या होता है? ज्ञान का नया सिद्धांत या ज्ञान का नया सिद्धांत या सिद्धांतों का विकास करना क्या है? मौलिक शोध। और ऐतिहासिक शोध हमारा क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च, अतीत की घटनाओं, अभिलेखों और तथ्यों का अध्ययन करना क्या है? ऐतिहासिक शोध। और वैज्ञानिक शोध क्या है? साइंटिफिक रिसर्च, ये होता है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी प्राकृतिक या सामाजिक घटना की खोज करना। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्न को पक्ष कितने होते हैं? तो कितने होते हैं प्रश्नों के पक्ष? 4। व्याख्या देखो, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। ए पक्ष निम्नलिखित हैं। तो प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं, तो उनको जानते हैं कौन कौन से। पहला है ज्ञान, मतलब नॉलेज। इस पक्ष का उद्देश्य छात्रों की स्मरण शक्ति और तथ्यों, प्रत्ययों, परिभाषाओं, सिद्धांतों आदि की पहचान करने की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। और दूसरा हमारा क्या है? बोध, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोध का स्तर आता है, जहाँ छात्र जानकारी को समझते हैं और उसकी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। इसमें अनुवाद करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, भेद करना और वर्गीकरण करना शामिल है। और अनुप्रयोग देखो, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। इस पक्ष के अंतर्गत छात्र अपने अर्जित ज्ञान और बोध का वास्तविक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना सीखते हैं। और कौशल क्या है हमारा? कौशल मतलब स्किल। कौशल पक्ष का संबंध छात्रों की गामक योग्यता के विकास से होता है। गामा मतलब जो उनकी स्किल होती है, जो जैसे किसी में गाने की स्किल है, किसी में डांस करने की स्किल है, बहुत सारी स्किल हो गई। इनमें किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने की दक्षता, जैसे सृजन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचना करना, निर्णय लेना आदि शामिल है। अब आते हैं हम अपने 2017 पर। पहला प्रश्न है 2017 का हमारा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ये कथन किसका है? रॉस महोदय का। तो ये कथन रॉस महोदय का, ये कथन बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा एक यूनिक पुस्तक मतलब व्यक्तित्व की तरह है और शिक्षक का कर्तव्य है वह पूरी लगन से उच्च बच्चे मतलब पुस्तक के हर पन्ने मतलब गुण, कमजोरी, रुचि, क्षमता को पढ़े और समझे। अगला प्रश्न है, और व्यापक मूल्यांकन द्वारा हम क्या करते हैं? तो व्यक्तित्व पक्ष के सभी पक्षों का क्या करते हैं? मूल्यांकन। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक में करते हैं। इसकी व्याख्या देखो, व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का अर्थ है छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन करना। इसमें न केवल संज्ञानात्मक पक्ष, एकेडमिक अचीवमेंट या संप्राप्ति, बल्कि भावात्मक पक्ष जैसे रुचि हो गई, अभिवृत्ति, मूल्य और मनोशारीरिक पक्ष, कौशल शामिल होते हैं। किसमें? व्यापक मूल्यांकन में। व्यापक मतलब एक तरह से फैला हुआ हो गया, तो इसमें हर तरह का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, ज्ञान से भी संबंधित है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष बोध से भी संबंधित है, अनुप्रयोग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसमें ब्लूम टेक्नोसॉमी के अनुसार कई स्तर शामिल हैं। देखो पहला स्तर क्या हो गया? ज्ञान या नॉलेज, सूचनाओं को याद करना। दूसरा हो गया बोध, कॉम्प्रिहेंशन, जानकारी को समझना। तीसरा हो गया एप्लीकेशन, ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। और फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन भी इसी तरह इसी के हिस्से हैं। आगे है हमारा सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। व्याख्या देखो, सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूअस एवेल्युएशन का अर्थ है
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुसार नित्य प्रति चलने वाला आकलन। ये केवल सत्र के अंत या मध्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अवलोकन, मौखिक प्रश्न, क्विज, गृह कार्य आदि शामिल हैं। 4 विकल्पों की व्याख्या देखो। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, इसे क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। और सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, ये सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी ये परिभाषा पूरी नहीं है। और नृत्य प्रति मूल्यांकन, नृत्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन क्या है? ये सतत मूल्यांकन की परिभाषा है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, चूंकि आवर्षा सही नहीं है तो ये विकल्प गलत है। ठीक है, दा वाला तो सही विकल्प हो जाएगा नृत्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन की हमारी परिभाषा है। 5वां है, यह कथन कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है या नहीं। तो ये किसका है? हमारा क्रॉनबेक महोदय का। अब देखो इसमें हमारे जो विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा ग्रीन के अनुसार, किसके अनुसार? ग्रीन के अनुसार। ग्रीन महोदय क्या कहते हैं? विद्यालय कार्यक्रम की जांच के लिए, शैक्षिक सामग्री की जांच के लिए, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक की जांच के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है? जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय कक्षा और स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने का एक मार्गदर्शन करना, उसे आगे बढ़ाना। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया के बजाय एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो अब देखो क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन क्या है, जो हमारी सही उत्तर है प्रश्न की। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। और हमारा अगली परिभाषा मूल्यांकन की क्यूलिन एवं हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। आगे देखो, विज्ञान, भूगोल एवं कृषि विषय होते हैं। तो विज्ञान, भूगोल एवं कृषि विषय सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन मतलब प्रैक्टिकल एवेल्युएशन उन विषयों में होता है जहां प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स और व्यवहारिक कार्य मतलब प्रैक्टिकल वर्क महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखो विज्ञान, विज्ञान में क्या होता है? इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान शामिल है जहाँ प्रयोग अनिवार्य है। भूगोल देखो क्या होता है? इसमें मानचित्र बनाना, क्षेत्रीय अध्ययन करना शामिल है। कृषि क्या है? इसमें खेतों में व्यवहारिक कार्य करना शामिल है, जैसे पेड़ पौधे लगाना। तो ये सभी सैद्धांतिक विषय ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान पर भी जोर देते हैं। आगे देखो क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो उत्तम परीक्षण वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। एक उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? वैधता मतलब वैलिडिटी, परीक्षण को सही मापना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए गणित की परीक्षा के लिए गणित का ही ज्ञान का मापन करना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या है हमारा? विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। ये क्या कहती है? रिलायबिलिटी हमारी परीक्षा के परिणाम एक ही व्यक्ति पर बार बार समान होने चाहिए। अब वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी में परीक्षण के अंकों पर परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और कठोरता, रिजिडिटी, ये उत्तम परीक्षण की हमारी विशेषता नहीं है। परीक्षण ना तो बहुत कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत आसान। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ दिए गए विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। पहला क्या है हमारा? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मतलब एवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रंस इनिशियल
नॉलेज। इसमें क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और उनकी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की कमियों को दूर करने और उनकी समझ में सुधार करने में मदद करना है। साथ ही शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को समायोजित करने में भी मदद करता है। यह पूरे पाठ्यक्रम में निरंतर रूप से किया जाता है और छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है क्या रचनात्मक मूल्यांकन में। और देखो दूसरा विकल्प क्या हमारा, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन मतलब एवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रंस फाइनल नॉलेज। यह योग्यात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट से संबंधित है क्या, अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन बच्चों का, जो आमतौर पर इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त किया है ये निर्धारित करना है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर ग्रेड अंकों के रूप में करता है जो उनके सीखने के स्तर को दर्शाता है। आगे देखो क्या है, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, ये क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस इंटरमीडिएट नॉलेज। रचनात्मक मूल्यांकन एक निरंतर और नियमित प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। इसका अर्थ है कि सीखना सिखाना मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें बच्चों के सीखने में कहाँ कमी हुई इसे जानने और उसे सुधार करने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान मध्यांतर में भी बच्चों का ज्ञान का आकलन करता है ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके। आगे बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, एवेल्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस ओवरऑल नॉलेज। यह व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन को संदर्भित करता है। व्यापक मूल्यांकन बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे ज्ञान, प्रदर्शन, कौशल, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि को सम्मिलित करते हुए मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। आगे देखो क्या है, भावात्मक पक्ष कहलाता है तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष ये भी भावात्मक पक्ष कहलाता है। बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष ये भी भावात्मक पक्ष कहलाता है। बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष ये भी भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखो, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार भावात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन उन सभी पहलुओं से संबंधित है जिसमें भावनाएं, रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों मतलब एटीट्यूड और मूल्यों का विकास शामिल है। इसीलिए रुचि, संवेग और मनोवृत्तियों ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखो रुचियां क्या होती है मतलब इंटरेस्ट्स। बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है। और संवेग मतलब इमोशंस, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भी भावात्मक पक्ष में आता है। आ गया मनोवृत्तियाँ मतलब दृष्टिकोण, एटीट्यूड या मेंटल डिस्पोजिशंस। विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, मूल्यों और मनोवृत्तियों का मूल्यांकन भी भावात्मक पक्ष का हिस्सा है। आगे क्या है, ब्लूप्रिंट का संबंध है तो ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। ये एक विशेष सारणी योजना होती है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाते समय विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या को सुनिश्चित करने के बाद किया जाता है। ब्लूप्रिंट ये निश्चित करने में मदद करता है कि दिए गए विषय में ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग जैसे उद्देश्यों के आधार पर कितने प्रश्न चुने जाने हैं और उसे प्रकरण तथा प्रश्नों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अन्य विकल्प जो हमारे प्रश्न आए उनका मतलब क्या है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। और नवाचार क्या है, नवाचारी शिक्षा प्रणाली, यह नवाचार शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से नए विचारों, कार्यक्रमों, विधियों और साधनों का प्रयोग है। और क्रियात्मक शोध क्या है हमारा, क्रियात्मक शोध तात्कालिक समस्याओं वैज्ञानिक तरीकों से हल करने पर केंद्रित होता है।
और अब देखो अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो उपचारात्मक शिक्षण हमारा संबंधित है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग की परिभाषा विशेष विषय से संबंधित नहीं है। ये प्रक्रिया है जब छात्रों की कमजोरियों या त्रुटियों का निदान डायग्नोसिस करने के बाद उन कमजोरियों को दूर करने के लिए शिक्षण दिया जाता है। मतलब जब बच्चों की कमजोरियां पता लग गई फिर उनको दूर करने के लिए शिक्षण देते हैं हम, तो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यह किसी भी विषय में हो सकता है, गणित में भी उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, भाषा में भी दे सकते हैं, विज्ञान में भी। ठीक है, तो सभी में भी उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। रॉस का कथन है, तो रॉस का कथन कौन सा है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये हमारे रॉस जी का कथन है। एक कथन रॉस का है, इसका अर्थ है किसी समस्या जैसे शिक्षण में कमी का समय रहते बचाव या प्रिवेंशन उसके हो जाने के बाद उसका निदान और उपचार करने से कहीं अधिक प्रभावशाली और बेहतर है। स्टीफन एम कोरे ने, क्या अगला प्रश्न क्या है? स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो किसका किया था? हमारा क्रियात्मक शोध का। व्याख्या देखो, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने, ठीक करने तथा उसके निर्णयों एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जो हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करता है। इसे समस्या भी हमारी, हल भी हमारा कहा जाता है। तो क्रियात्मक शोध में क्या आता है? हमारा समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार शिक्षकों को भी है, प्रधानाध्यापकों को भी है, छात्रों को भी है तथा ABSA को भी है। क्रियात्मक शोध मतलब एक्शन रिसर्च का सार यही है कि इसे उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी व्यवहारिक समस्या से सीधे जुड़ा होता है और उसे सॉल्व करना चाहता है। इसलिए शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ABSA मतलब असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी और छात्र भी अपने अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। आगे क्या है? क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होता है? उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। व्याख्या देखो, क्रियात्मक शोध की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि इसमें शोधकर्ता उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता मतलब प्रोड्यूसर भी होता है और कंज्यूमर भी, दोनों की भूमिका निभाता है। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च में शोधकर्ता जैसे शिक्षक अपनी खुद की समस्या का अध्ययन करता है, वह शोध का उत्पादक प्रोड्यूसर भी होता है क्योंकि वह शोध करता है, और वह उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर भी होता है क्योंकि वह शोध के परिणामों का उपयोग अपनी समस्या को हल करने के लिए करता है। आते हैं 2018 पर। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। व्याख्या देखो, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने, ठीक करने तथा उसके निर्णयों एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जो हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीकों से हल करता है। इसे क्या कहते हैं हम? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ठीक है, आगे क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ अपने देश में कब हुआ था? 2009 में। भारत में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, शॉर्ट फॉर्म में CCE की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय पाठ्य
चर्चा की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था, ताकि छात्रों के सर्वांगीण विकास का आकलन किया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या होगा? मापन। देखो मापन के बारे में जानते हैं। मापन मतलब मेजरमेंट किसी वस्तु या विशेषता को संख्यात्मक मान देने की प्रक्रिया है। जब रीता 60 अंक प्राप्त करती है तो यह केवल एक संख्यात्मक मान है। यह अंक उसकी उपलब्धि का मापन है। मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन में भी यह शामिल होता है कि 60 अंक अच्छे हैं या बुरे और इसके पीछे क्या कारण है। आगे क्या है देखो हमारा मूल्यांकन, इसमें मापन के साथ साथ निर्णय भी शामिल होते हैं। परीक्षण मतलब टेस्ट, ये मापन करने का एक साधन है। उपलब्धि या अचीवमेंट, यह परिणाम है और अंक मापन उस परिणाम को दर्शाते हैं। आगे क्या है, ब्लूम टेक्नोसॉमी विकसित हुई थी। तो ब्लूम टेक्नोसॉमी कब विकसित हुई थी? 1956 में। व्याख्या देखो, ब्लूम टेक्नोसॉमी, ब्लूम्स टेक्नोसॉमी को अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा 1956 में विकसित किया गया था। इस शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। कौन कौन से क्षेत्र? ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, भावात्मक मतलब अफेक्टिव और क्रियात्मक मतलब साइकोमोटर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? द इम्प्रूवल स्कूल प्रैक्टिसेस, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। ये किसकी है? स्टीफन एम कोरे की। व्याख्या देखो, स्टीफन एम कोरे जो क्रियात्मक शोध के प्रमुख वकील थे, उनने एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ये पुस्तक शिक्षकों को विद्यालय स्तर की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, क्रियात्मक शोध करने के लिए उपयोगी है। अब विकल्पों की व्याख्या देखो, हमारी क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन। इसका पूरा नाम क्या है बुक का? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक कब लिखी गई थी? 1859 में। इसमें क्या दिया है? इसमें विकासवाद मतलब एवोल्यूशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। और दूसरी हमारी पुस्तक दी है विकल्पों में, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इसके लेखक कौन है? एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट के रॉबर्ट एल इवेल। ये पुस्तक शैक्षिक मूल्यांकन और परीक्षण की नींव मानी जाती है। और अगला है हमारे इम्प्रूव एजुकेशन, ये कोई पुस्तक नहीं है। अब हमारा जो सही उत्तर वो क्या है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। इसके लेखक कौन है? स्टीफन एम कोरे। कब लिखी थी? 1949 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें शिक्षा में क्रियात्मक शोध मतलब एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन की अवधारणा को विस्तार दिया गया है। आगे क्या है? निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या है? उदाहरण। अब इसे देखो डिटेल में समझते हैं। निबंधात्मक परीक्षण वे होते हैं जिनमें परीक्षार्थियों को निर्धारित समय और शब्द सीमा के भीतर अपने शब्दों में उत्तरों की रचना करनी होती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मुख्य प्रकारों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ एक शब्दों दिए होते हैं, इतने शब्दों उत्तर देना है। ऐसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और अतिलघु प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अतिलघु उत्तरीय किसमें आते हैं? निबंधात्मक प्रश्न में। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को चिंतन शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का मापन किया जाता है और उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। उदाहरणार्थ प्रश्न। तो उदाहरणार्थ प्रश्न क्या है? निबंधात्मक प्रश्नों में अक्सर छात्रों को अपने उत्तरों की व्याख्या करने और उन्हें उदाहरणों से समर्थन देने की आवश्यकता होती है। वर्णन, विवेचना या विश्लेषण करने वाले निबंधात्मक प्रश्नों में उदाहरण देना एक सामान्य अपेक्षा होती है। ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। और अगला क्या है हमारा? पुनः स्मरण प्रश्न। ये क्या है? ये हमारा निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं आता है। ये किस में आता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आता है।
जिसे प्रत्यस्मरण पद भी कहते हैं। इसमें परीक्षार्थियों को विशिष्ट तथ्यों, शब्दों या अंकों को याद करके बताना होता है, अतः यह निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार नहीं है। आगे क्या है हमारा पृथविज्ञान प्रश्न। यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रकार है, जिसे चयन प्रश्न या अभिज्ञान प्रश्न कहते हैं। इसमें परीक्षार्थियों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान करनी होती है, जैसे सत्य असत्य हो गया या बहुविकल्पीय हो गए, अतः यह निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार नहीं है। और आगे बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। ये शब्दावली स्रोतों में सीधे तौर पर निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार के रूप में वर्णित नहीं है। यदि इसका तात्पर्य बहुविकल्पी प्रश्न है तो वे भी बहुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। आगे क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है तो समय की मितव्ययता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है, फलांकन की सुगमता भी विशेषता है, पाठ्यक्रम की व्यापकता भी विशेषता है, लेकिन रचना एवं प्रशासन की सुगमता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं हम। वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता कौन सी है समय की मितव्ययता इकोनॉमी ऑफ टाइम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विद्यार्थियों को उत्तर लिखने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, एक ही समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। आगे हमारा क्या है फलांकन की सुगमता ईज ऑफ स्कोरिंग। उत्तर में प्रायः निश्चित फिक्स होते हैं, जैसे बहुविकल्पी एमसीक्यूज सतत मिलान, इनकी इसलिए उत्तर की जांच करना आसान और त्रुटिरहित होता है। पाठ्यक्रम की व्यापकता वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस। इन प्रश्नों के द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को कम से कम समय में आंका जा सकता है, क्योंकि कम समय में उत्तर देने होते हैं और अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और क्या विशेषता नहीं है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना एवं प्रशासन की सुगमता मतलब ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाना कठिन होता है, शिक्षक को बहुत सोचना पड़ता है कि प्रश्न ना तो बहुत आसान हो और ना ही अस्पष्ट हो, और उसको डिस्ट्रैक्टर्स मतलब गलत विकल्प भी तैयार करने होते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। एक किसका है हमारा यह है हमारे क्रियात्मक शोध का। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य दर्शन यही है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। इसमें शोधकर्ता जैसे शिक्षक स्वयं अपने कार्यक्षेत्र जैसे कक्षा में आने वाली एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की पहचान करता है और उसका समाधान ढूंढने के लिए भी खुद स्वयं का शोध करता है। समाधान भी उसी के द्वारा लागू होता है और समस्या भी वही खोजता है। आगे क्या है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। क्या है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग अधिगम अनुभव। व्याख्या शैक्षिक मूल्यांकन मतलब एजुकेशनल एवेल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि छात्र ने क्या सीखा। यह अधिगम अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस के परिणामों का मापन है। मूल्यांकन यह जांचता है कि शिक्षण के बाद छात्र के ज्ञान समझ और कौशल में कितना परिवर्तन आया है। अगला प्रश्न क्या है परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या होती है समाधान का पूर्ण अनुमान। व्याख्या देखो शोध प्रक्रिया में परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस एक ऐसा कथन है जो शोध के प्रारंभ में ही बना लिया जाता है। यह शोध समस्या के समाधान का एक संभावित अनुमान मतलब टेंटेटिव गेस होता है, जिसके शोध द्वारा परखा जाना होता है। यह पूर्वानुमानित परिणाम होता है। आगे प्रश्न क्या है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सीधे सीधे संबंध किससे है गणित से। मापन मतलब मेजरमेंट का आधार गणित मैथमेटिक्स है। मापन मूल रूप से किसी भौतिक मात्रा फिजिकल क्वांटिटी या गुण को नंबर्स या संख्याओं यूनिट्स मात्रकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया है, जो गणित का मूल आधार है। सांख्यिकी जो मापन डेटा का विश्लेषण करती है वह भी गणित की एक शाखा है। मतलब मापन करते हैं किसी न किसी यूनिट में करते हैं और वो किस में आती है मैथ में। चारों विकल्पों की व्याख्या गणित गणित क्या है मापन का आधार है, यह हमारा सही उत्तर है। विज्ञान विज्ञान मापन का उपयोग करता है, लेकिन इसका सामान्य सिद्धांत सीधे गणित से संबंधित है।
भूगोल, भूगोल में मापन जैसे ऊंचाई, दूरी, आयतन वगैरह सब हमारे किस में आते हैं? भूगोल में। और सीधा सिद्धांत किससे? गणित से। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी आर्थिक डेटा का मापन होता है, लेकिन सिद्धांत किस पे आधारित है? सब गणित पे। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये हमारा कथन किसका है? ये हमारा एस स्टीवेंस का। अब देखो, जो अन्य विद्वान हैं विकल्प उनके द्वारा मापन की परिभाषा जानते हैं। जीसी हेल्मस्टेडर, इनके अनुसार मापन की क्या कहते हैं? मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन की परिभाषा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। विल्हेम, इसका देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और प्रश्न में आया विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट ने हमारे क्या किया था? विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में पहली प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना की थी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक भी है, समाज भी है, विषय वस्तु भी है, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करते समय इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, बालक मतलब स्टूडेंट, बालकों की रुचियों और क्षमताओं की आवश्यकताएं, इनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माणों में। और है हमारा समाज, सोसाइटी, समाज में क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या हमारी उनकी अपेक्षा है, तो वो भी शैक्षिक उद्देश्य में याद रखा जाता है। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर्स, विषय का ज्ञान और उसकी संरचना, इन तीनों को संतुलन से ही प्रभावी शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। आगे क्या है हमारा? बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कौशल में विकसित होता है, भावात्मक क्षेत्र भी विकसित होता है और क्रियात्मक क्षेत्र भी विकसित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बेंजामिन ब्लूम के अनुसार बालक का समग्र विकास इन 3 क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, इसमें बौद्धिक विकास जैसे सोचने समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता आदि विकसित होते हैं। भावात्मक मतलब अफेक्टिव, इसमें क्या होता है? इसमें भावात्मक और सामाजिक कौशल, रुचियाँ, जैसे क्या होता है, कौन कौन से कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण, मूल्य विकसित होते हैं। और क्रियात्मक मतलब साइकोमोटर, इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक और मोटर कौशल, जैसे चित्र लिखना हो गया, चित्र बनाना, खेल आदि विकसित होते हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो अनुप्रयोग हमारा अंग नहीं है बौद्धिक योग्यता में, ठीक है। और अनुवाद भी बौद्धिक योग्यता का अंग है, विवेचना भी और वाक् विस्तार भी, लेकिन अनुप्रयोग हमारा अंग नहीं है। इसकी व्याख्या देखो, ब्लूम की संज्ञानात्मक टेक्नोसॉमी के अनुसार बोध मतलब कंप्रहेंशन का अर्थ है किसी जानकारी को समझना। इसके मुख्य अंगों में शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं? अनुवाद भी शामिल है हमारा, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, जैसे ग्राफ से शब्दों में। विवेचना भी, इंटरप्रिटेशन भी शामिल है, इसका मतलब क्या होता है? जानकारी का अर्थ निकालना। वाक् विस्तार मतलब एक्स्ट्रापोलेशन, निष्कर्ष निकालना या भविष्य का अनुमान लगाना, ये भी हमारा अंग है उसका, ठीक है। और आगे क्या? अनुप्रयोग, यह संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है लेकिन बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, ठीक है। यह बोध से एक उच्च स्तर की मानसिक क्षमता है जिसमें सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। तो हमारे बोध के अंग कौन कौन से निकल के आए? अनुवाद, विवेचना, वाक् विस्तार। लेकिन अनुप्रयोग क्या है? ये संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के पार्ट 2। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।